जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा संपादकीय है वो आपके इस समय के जो मौजूदा दिक्कत है, समस्या है, घटते हुए भूजल स्तर से, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से, उससे जुड़ा हुआ है ये। क्योंकि आए दिन आप शहरों में भी देख सकते हैं कि पानी की बोरिंग अब काफ़ी ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कई सारे शहर हैं जहाँ पे 250, 300, 350 फीट नीचे पानी जा चुका है। तो उसके लिए लगातार बोरिंग चल रहा है और भूजल स्तर जो घट रहा है उससे क्या हमें मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं इस समस्या को, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हर बार की तरह कुछ पॉइंट हमें एक्स्ट्रा भी देखना होता है क्योंकि एक कंप्लीट आंसर के रूप में हमारे सामने हर बार संपादकीय में पॉइंट्स नहीं लिखे होते हैं। तो आज समस्याओं के ऊपर तो ठीक ठाक चर्चा की गई है, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है, क्या समाधान हो सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। तो इसे भी हम शामिल करेंगे अपने विश्लेषण में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भूमिका है वहाँ पर आप किसी लाइन को, किसी बोले हुए स्कॉलर के लाइन को लिख सकते हैं या फिर आप आंकड़ों को साथ में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आंकड़ा है वो हमारा है कि पृथ्वी की सतह का जो 2/3 यानी 2/3 से अधिक भाग है वो आपका पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड है, आच्छादित है। लेकिन विसंगति यह है कि इस पानी में से जो अधिकांश मनुष्य की दैनंदिन यानी कि जो डे टू डे ज़रूरतें हैं, वो हमारी ज़रूरतें इस पानी से पूरी नहीं हो पाती हैं। ये, या फिर आप कह सकते हैं कि ये काम नहीं आ सकता पूरा का पूरा पानी जो हमारी धरती पे मौजूद है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 2% हिस्सा ही, यानी कि 2% जो हिस्सा है, सिर्फ वही मनुष्य के पेयजल, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम आ सकता है। तो आपके सामने पानी चारों तरफ फैला हुआ है, धरती की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा आपका पानी का है बना हुआ, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% ही जल ऐसा है, वैज्ञानिकों का मानना है, जो हमारे लिए शुद्ध पेयजल के रूप में काम आ सकता है। विश्व आर्थिक मंच जो है, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी। उसमें यह कहा गया था कि दुनिया की आबादी के कुल 75% से अधिक लोग, यानी 3/4 से अधिक लोग किसी न किसी रूप में पानी को लेके जूझ रहे हैं। तो 100 लोग हैं अगर, तो 100 में से 75 या उससे अधिक लोग ऐसे हैं जो पानी की किसी न किसी समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 10% भी होता तो ये बड़ा आंकड़ा होता। तो 700 करोड़ में से 3/4 से अधिक लोग, आप ये समझ लीजिए कि पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब हम थोड़े से एक आंकड़ा और इम्पॉर्टेंट है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति साल में एक औसत जल कितना उपलब्ध है। इस पर कुछ आंकड़े हैं जो हमें देखना चाहिए। तो ये डेटा है ऑन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि लोग जितने बढ़ेंगे पानी की आवश्यकता उतनी ज़्यादा होगी, प्यास उतनी ज़्यादा है। तो आंकड़े ये कहते हैं कि केंद्रीय जल आयोग जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसका एक उन्होंने अध्ययन किया था। उस अध्ययन के आधार पर वर्ष 2021 और 2031 इन 2 वर्षों के लिए आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 2021 को अगर आप देखेंगे तो औसत वार्षिक वार्षिक मतलब आपके पूरे साल भर में जो एक औसत प्रति व्यक्ति के लिए जल उपलब्ध है वो आपका 1486 मीटर क्यूब घन मीटर के आसपास आकी गई है। उसके 10 वर्षों के बाद, यानी अभी हम 2024 में खड़े हैं, ये 2021 का आंकड़ा था, 2031 में संभावना है कि ये 1486 से घट के प्रति व्यक्ति औसतन वार्षिक, अगर आप देखेंगे पूरे ईयर में देखेंगे तो 1367 यानी 1367 क्यूबिक मीटर ही जल उपलब्ध रह जाएगा। तो 1486 जो हमें दिख रहा है ये पहले से ही कम है, अब ये भी घट के 1367 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आबादी जिस तरह से हमारी बढ़ रही है, जल की उपलब्धता उतनी ही तेज़ी से घटती हुई नजर आएगी। तो ये वाकई एक चिंता का विषय है। अब ये आंकड़ा डराता है, खास करके तब जब एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2050 तक यह जल उपलब्धता 1140 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक सिमट जाएगा। और अभी हमने ऊपर कितना देखा, 1367 2031 में, तब हमें चिंता हो रही है। अब 2050 तक ये 1140 हो जाएगा। तो बेहद ही सीमित हमारे पास जल संसाधन मौजूद रहेगा, जल मौजूद रहेगा प्रयोग के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना इसी में हेडिंग है वो है कि भारत में जल संकट का कारण क्या है। हमने जल संकट को लेकर कुछ आंकड़े देख लिए, अब इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है, लेकिन उसे सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ उत्तर लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं या अपनी बात को कहीं पे रख सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, आप अपने आँख के सामने देखिए, अनियोजित शहरीकरण, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। किसी भी शहर को आप देखिए, क्या बहुत प्लानिंग के तहत वो शहर बस रहा है? प्लानिंग के तहत बसने का मतलब क्या है कि पहले कोई शहर है और हर शहर का एक अंतिम छोर होता है। कोई भी शहर हर तरफ नहीं बढ़ता है। कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ आपका रायबरेली और कानपुर की तरफ उतना ज़्यादा नहीं आपको बसते हुए नज़र आएगा जितना आपको सुल्तानपुर, हैदरगढ़ या फिर लखनऊ से आपको नज़र आएगा बाराबंकी की तरफ। अब बाराबंकी 23-24 किलोमीटर है, वहाँ तेज़ी से शहर बस रहा है। प्लानिंग तब होती जब पहले से रोड बनाया जाता, मैप तैयार किया जाता कि यहीं यहीं पे इतने दूर में आप घर बनाएंगे, यहाँ पेड़ लगेगा, यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे ये चीज़ होंगी। शहर पहले बस जा रहा है, पहले लोग रहना शुरू कर दे रहे हैं। कहीं कहीं जगह आप देखेंगे 2 फीट ऊपर रोड है, फिर उसके बगल में 3 फीट रोड नीचे है, फिर 2 फीट ऊपर रोड है, एक अलग सा सांप सीढ़ी की तरह रोड दिखेगा आपको। तो ये सब जो समस्या है ये अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से है। अब उसकी वजह से जो भूगर्भ जल है उसका दोहन बढ़ गया, हम बारिश के पानी का सही से संरक्षण नहीं कर रहे हैं, उसको संचय नहीं कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अनियोजित शहरीकरण में हम क्या देखेंगे कि अनियोजित शहरीकरण परिणाम स्वरूप अराजक विस्तार हमें देखने को मिल रहा है, क्योटिक एक्सपेंशन, जिससे भारतीय शहरों की जो स्थानीय पारिस्थितिकी है, लोकल इकोलॉजी है, चाहे वो आपका जंगल हो गया या फिर कहीं पे घास के मैदान थे या फिर तालाब थे, झील थे, वो हमें कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए, प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पर्यावरण भी काफ़ी हद तक बाधित हुआ है। दूसरा जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा चक्र प्रभावित हुई है, वाटर साइकिल। अब समय पे उतने जल वाष्प बन के इवापोरेट होके बादल नहीं बन पा रहे हैं। आप देख रहे हैं अगर बादल बन भी गया तो जल्दी बारिश नज़र नहीं आएगी। तो जलवायु परिवर्तन का असर ये हो रहा है कि बारिश कम हो रही है, और जब बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है कि भूगर्भ जल जो है, ग्राउंड वाटर है, वो नीचे जाएगा। तालाब उस रेट से, उतने तेज़ी से आपको नज़र नहीं आएंगे फिर से भरते हुए। तो ये सब आपको नतीजा देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण है, उत्तराखंड में आप जब जाएंगे नैनीताल, तो नैनीताल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर समय समय पे जब बारिश होती थी तो उसका जो जल स्तर था वो कभी उतना घटता नहीं था। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी नैनीताल जैसे झील में भी आपको जल स्तर घटते हुए नज़र आएगा। अब पर्यटन के लिहाज से तो ये एक नुकसानदायक चीज़ है ही, लेकिन जो वहाँ पर लोकल लोग रह रहे हैं, जो वहीं के रेसिडेंट हैं, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो और समस्या है, क्योंकि उनको तो 12 महीना वहीं पे अपना समय बिताना है। टूरिज़्म एक अलग प्रभावित होता है, पर्यटन अलग प्रभावित होता है, ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जल निकायों का अतिक्रमण। अब जब भारी बारिश होती है तो जो हमारे छोटे छोटे तालाब, शहरों, जब शहर बस रहे थे बहुत पहले से, तो वहाँ पे बहुत सारे तालाब, झील ये मौजूद रहते थे। तो जो बारिश का अतिरिक्त पानी होता था वो वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता था। अब आपने उन जल निकायों को अतिक्रमण कर लिया, झीलों और जल निकायों को रियल इस्टेट क्षेत्र के हवाले कर दिया, जहाँ पे उनके द्वारा आवास विकास के लिए मोड़ दिया गया है। तो आवास विकास के लिए बड़े बड़े फ्लैट बिल्डिंग्स तैयार होना शुरू हो गए। झील को पाट दिया गया, तालाबों को पाट दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब जब चेन्नई में जो आपको समस्या देखने को मिली, वो क्यों देखने को मिली? जब बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हुई या फिर कम समय में ज़्यादा वर्षा आपको देखने को मिल गया, तो उसकी वजह से पूरा शहर आपको डूबते हुए नज़र आ गया। पटना को देखिए, पटना का भी 1-2 साल पहले कितना बुरा तस्वीर देखने को मिला था हमें। अभी आए दिन दिल्ली में देखिए, क्यों हमें इस तरीके के शहरों के हालात इस तरीके देखने को मिलते हैं? क्योंकि जब वर्षा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो उसकी निकासी के लिए आपने क्या प्रबंधन किया है? पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हुआ। गुड़गांव में भी आप देख सकते हैं कि 10-10 फीट, 8-8 फीट, 6-6 फीट पानी में डूबे हुए आपको जगह दिखेंगे, जबकि गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, ये सब काफ़ी डेवलप्ड सिटी है। यहाँ तक कि बिहार के सबसे डेवलप्ड सिटी में पटना है। तो हमें जल निकासी के लिए जो अतिरिक्त तालाब थे, झील थे, वो वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए। एक इसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, जब भी आप समाधान सोचिए तो ठीक इनका उल्टा कर दीजिए। आपको तालाब बनाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, ये एक समाधान हो जाएगा। जब जल निकायों का अतिक्रमण हम पढ़ रहे हैं, जल निकायों का अतिक्रमण रोकने की ज़रूरत होगी। अनियोजित शहरीकरण हो रहा है तो नियोजित शहरीकरण करिए, प्लान्ड वे में आप अर्बनाइजेशन करिए, शहरों को बसाइए, लेकिन प्लानिंग के साथ में नियोजित तरीके से शहरीकरण करिए।
ये सब समाधान हो जाएगा, आपका समस्या का उल्टा कर दीजिए, समाधान हो जाएगा। चौथा, भूजल का अत्यधिक दोहन, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर कह दीजिए कि ज़रूरत हमारी बढ़ गई है तो हम ग्राउंड वाटर को निकालना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप उदाहरण शहर और गांव दोनों को दे सकते हैं। शहरों में आप उदाहरण दे सकते हैं कि अनियोजित तरीके से शहरीकरण हुआ, पहले पॉइंट को उठाइए। इसकी वजह से कुछ एरिया में जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बढ़ गया वहाँ पर जल की भी आवश्यकता बढ़ गई, तो जो भूगर्भ जल है उसका दोहन भी बढ़ गया। गाजियाबाद का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बोला गया था कि पिछले 5-7 सालों में गाजियाबाद में आवश्यकता जितनी होती थी या फिर जिस दर से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जाता था, उसे बाहर निकाला जाता था, उसमें 120% की बढ़ोतरी नजर आई है। तो मतलब ज़रूरत से 1.25 गुना ज़्यादा जितना बारिश के पानी से भूगर्भ जल को आप रिचार्ज कर सकते थे, उसका पुनर्भरण कर सकते थे, उससे कई गुना ज़्यादा तो आप तेज़ी से उस भूगर्भ जल को बाहर निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भूगर्भ जल का जो स्तर है वो नीचे जाएगा। दूसरा आप ग्रामीण क्षेत्रों से भी एग्जाम्पल लीजिए, सिर्फ शहर में ही आप एग्जाम्पल अपने मत केंद्रित करिए। ग्रामीण क्षेत्र से आप कैसे उदाहरण ले सकते हैं? भारत में जो फसलों की सिंचाई है वो सबसे पहले भूजल स्तर में गिरावट का प्राथमिक कारण बना। अब एक नए अध्ययन से ये पता चला है कि जो भूजल की कमी की दर है, जो रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, मतलब जिस दर से हमारे भूगर्भ जल का स्तर नीचे गिर रहा है, वो मध्य शताब्दी सन 2050 के आसपास तक अगर आप देखेंगे, 2050 के आसपास तक, तो वो 3 गुना तक हो सकती है। 3 गुना तक भूगर्भ जल नीचे जा सकता है। अभी तो 1.5 गुना भी नहीं गया है, तो इतनी समस्या में देखने को मिल रही है। और तब जब हमारी जनसंख्या 170 करोड़ के आसपास होगी, 170 करोड़ नहीं भी होगी तो 160 करोड़ के आसपास होगी या उससे अधिक हो सकती है। तो आप सोचिए कि उस समय भूगर्भ जल की जब 3 गुना ज़्यादा आवश्यकता होगी तो वो 3 गुना ज़्यादा नीचे जा चुका होगा या प्रभावित हो चुका होगा। इसके अतिरिक्त जलवायु की गर्म होने की वजह से सिंचाई की मांग बढ़ जाएगी। देखिए, आपका क्लाइमेट भी गर्म हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा ऊष्मा का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो फसलों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। बारिश भी कम हो रहा है, तो फसलों को जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो आप सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्रबंध करेंगे? जब मानसून से बारिश कम हो रही है, बादल से अगर ऊपर से आसमान से अगर आप बारिश का जल का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो आपको भूगर्भ जल की तरफ जाना पड़ेगा। और वहाँ से जब आप जल का दोहन शुरू करेंगे या जल का उपयोग करना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि और अधिक भूजल की पंपिंग शुरू हो जाएगी, आप और ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी निकालना शुरू कर देंगे। इससे भूगर्भ जल जो है उसका स्तर और नीचे जाएगा। पांचवा कारण है खराब भंडारण क्षमता। हमारे पास आज भी, चाहे वो फसलों की कटाई की बात के, फसलों के भंडारण की बात हो या फिर वर्षा जल के संचय की बात हो, उसके संरक्षण की बात हो, हमारे पास आज भी कोई बेहतर क्षमता नहीं विकसित हुई है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है। अब यहाँ पे लिखा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो जल भंडारण क्षमता है वो लगभग 209 घन मीटर के आसपास है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो 3223 मीटर क्यूब का उन्होंने क्षमता प्रति व्यक्ति के हिसाब से बना रखा है जल के भंडारण के लिए, क्योंकि उनके यहाँ वैसे भी बारिश अगर हो गई तो बहुत बड़ी बात है, वही उनके लिए सबसे बड़ा जल का एक भंडार है, जल उपयोग करने का स्रोत है, क्योंकि बाकी जगह तो वो रेगिस्तान से भरा हुआ है उनका ऑस्ट्रेलिया, ऐसी भौगोलिक रचना है वहाँ पे। छठा जो हमारे सामने है बात, वो है जल संसाधन और जनसंख्या के बीच गंभीर बेमेल। जल संसाधन हमारे पास कितना है और जनसंख्या हमारी कितनी है, उसके बीच का जो अंतर है वो काफ़ी उल्टा है, वो काफ़ी बेमेल है। इसीलिए हमें जल की जो आपूर्ति करनी पड़ रही है या जल को लेकर जो संकट है वो हमारे देश में ज़्यादा है। आप इसी बात से समझिए, इस फैक्ट से, कि वैश्विक आबादी का 18% हिस्सा भारत में रहता है, तो पूरे दुनिया का 18% जो जनसंख्या है वो हमने अपने देश में रखा हुआ है। लेकिन दुनिया के जो जल संसाधन जितने मौजूद हैं उसका सिर्फ 4% जल संसाधन हमारे देश में मौजूद है। तो जल संसाधन जितना उपलब्ध है और जनसंख्या जो हमारे देश में मौजूद है उसके बीच में बहुत ही बेमेल है। आप देखेंगे कि बहुत ही बेकार तरीके का एक मेल है।
इसी की वजह से हमें जल के संकट को लेके बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जल संकट हमारे देश में सबसे अधिक उसको देखा जाएगा, फेस किया जाएगा। भारत में जल संकट को कम करने का अब उपाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने समस्याओं की बहुत बात कर ली। अब उपाय के बारे में सोचना उतना कठिन नहीं होगा अगर आपने समस्या को थोड़ा सा समझ लिया है। देखिए, कुछ नया चीज़ भी आप ला सकते हैं। जो भी संवैधानिक बॉडी है, जो भी संवैधानिक निकाय अपने देश में हैं, उसको भी थोड़ा सोचिए कि क्या उस तरीके की भी कुछ निकाय हम बना सकते हैं। हर उत्तर में इस तरीके का चीज़ सोचिए कि कोई नई बॉडी बना सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे सभी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में एक सामंजस्य बैठा सके, कॉपरेशन बैठा सके, सहयोग बढ़ा सके। तो सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल के एग्जाम्पल को। जो जीएसटी परिषद है, जिसमें आप देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री बैठती हैं या बैठते हैं, उनके साथ में राज्यों के भी तरफ से प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलता है। एक मिल के डिसीज़न होता है, वोट दिया जाता है। इस तरीके की कोई चीज़ आप सोच सकते हैं जल को लेके। राष्ट्रीय जल परिषद का आप निर्माण कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि आप उसको संवैधानिक निकाय बनाना चाहते हैं कि कानून विधि निकाय बनाना चाहते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन एक राष्ट्रीय जल परिषद आप बता सकते हैं कि ये गठन हो जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पे समाधान के लिए जीएसटी परिषद की तर्ज पर इसका भी गठन करना उपयुक्त होगा। आप संवैधानिक निकाय बनाएंगे तो सरकार के ऊपर बाध्यता और बढ़ती है इसके काम काज को लेके। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ, संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। अब इसमें आप कार्य अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग हो, समय निर्धारित किया जाए कि 3 महीने में ये चीज़ें होनी चाहिए, जितने बंधे हैं उनको लेके यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। कोई राज्य अगर बेहतर कामकाज कर रहा है तो वहाँ पर उसका उदाहरण पेश किया जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये जो शब्द होता है वो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट आता है। दूसरी बात, जो फसल पद्धति है उसको पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जो मतलब रीअलाइनिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स। देखिए, सिंपल इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पर आपका सूखा क्षेत्र है वहाँ पर आप उस तरह के फसल मत लगाइए जो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे पंजाब हरियाणा में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर आप सिर्फ गेहूं और चावल पर किसानों को निर्भर मत रहने दीजिए। उनके साथ साथ उनको दाल और बाकी कोई भी ऐसी चीज़ें, रागी, बाजरा, इस तरह की फसलें जहाँ पे पानी की आवश्यकता कम होती है, वो उनको उपलब्ध कराइए, वो उनको आप प्रोत्साहित करिए। अब उसमें सबसे बड़ा एक रोल मार्केट का भी होगा। जब भी फसल कोई किसान उगाता है उसके दिमाग में सबसे पहली बात यही होती है कि अगर मेरा फसल जब तैयार हो जाएगा मैं उसकी कटाई कर लूँगा। चलिए, भंडारण के लिए भी आपने व्यवस्था कर दिया, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज आपने स्थापित कर दिए, फिर उससे तो बाहर फसल निकालेंगे ना, तो मार्केट हमारे पास होना चाहिए। अगर आप मार्केट को लेके किसानों को सुनिश्चित कर देते हैं कि आपका उगाया हुआ फसल यहाँ यहाँ आप बेच सकते हैं, आपको मुनाफा होगा, हम आपके लिए यहाँ तक कि भारत के मार्केट के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी खोल देते हैं, आप करिए निर्यात, एक्सपोर्ट करिए। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आता है किसानों को, बिल्कुल आएगा। किसान ही क्या, कोई बिजनेस भी कर रहा होगा, आप यहाँ तक कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि मेरा आपका मार्केट क्या है, हम सब का मार्केट क्या है, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म, गवर्नमेंट जॉब की सीट। तो आपको अगर ये पता ही ना हो कि वो फॉर्म कब निकलेगा तो उसकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो उसी तरीके से रेगुलर जब फॉर्म निकलते हैं, रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको पता है कि मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो ये जॉब निकल रही है। ठीक उसी तरीके से बिजनेसमैन और किसानों के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर सूखा जैसा क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है, वहाँ पे उसी तरह का फसल उगाइए। जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा पानी वाले जो फसल हैं, जैसे कि चावल हो गया, धान हो गया, जैसे आपका गन्ना हो गया, वहाँ पर आप उगाइए। तो अधिशेष पानी वाले क्षेत्रों में, यानी ऐसे एरिया जहाँ पे सरप्लस वाटर है, वहाँ पर आप जल गहन फसलों को उगाइए, जैसे कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप जिसे हम बोलते हैं, गन्ना हो गया, धान हो गया। और जहाँ पर जल तनाव वाले क्षेत्र हैं, वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स है, वहाँ पे कम पानी गहन फसल जैसे लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उनको प्रोत्साहित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, वर्षा जल का भंडारण करिए। बारिश हो रही है, बारिश का पानी बिल्कुल निकल जा रहा है, आपके किसी काम नहीं आ रहा है, तो उसको हमें संचय करने की उसकी ज़रूरत है, उसके भंडारण करने की हमें ज़रूरत है। तो वर्षा जल का जो संचयन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, इस तरह के उपाय और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक मॉडलों की तरफ भागिए आप।
पारंपरिक मॉडल कैसे, जैसे कि बावड़ियाँ होती हैं, स्टेप वेल्स। आप देखते हैं कि एक तो कुआं होता है जिसमें सीधे आपने बाल्टी डाला और वहाँ से पानी बाहर निकाल दिया। अब आप एग्जाम्पल देखिए हिस्ट्री से, जैसे गुजरात के पाटन में रानी की वाव है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि कौन से राज्य में है। जोधपुर में आप देखेंगे रानीसर पदमसर एक झील है, तो झील का निर्माण आप कर सकते हैं। जहाँ झील का निर्माण हम नहीं कर सकते, तालाब का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम बावड़ियाँ बनाएंगे, स्टेप वेल्स बनाएंगे, मतलब एक चौड़ा सा कुंड जैसा आपने बना दिया, और वहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। इस तरह के भी कुएँ और कुंड का आप निर्माण कर सकते हैं। तो जो शब्द, ये जो एक लाइन कही जाती है ना कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस, आधुनिक समस्याओं के लिए आधुनिक समाधान की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। आधुनिक समस्या है, जल का जो हमारा समस्या आज हम जो देख रहे हैं ये आधुनिक समस्या होगी, लेकिन इसका समाधान आप पारंपरिक समाधान की तरफ से देखिए। इस समस्या का समाधान आप पारंपरिक तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। क्या है पारंपरिक तरीका? है तालाब का निर्माण करिए, कुएं का निर्माण करिए, जल संरक्षण के लिए आप बावड़ियाँ बना रहे हैं, झीलों को बना रहे हैं, क्या है ये सब पारंपरिक तरीका ही तो है। चौथा तरीका भूजल की पूर्ति, रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर। भूजल स्तर में मौसमी उतार चढ़ाव को संबोधित करने के लिए मानसून के मौसम के दौरान जो उथले जल भृत हैं, यानी कि शैलो एक्विफर्स। शैलो एक्विफर्स का मतलब हो गया कोई ऐसा तालाब मान लीजिए, कोई ऐसा जल निकाय मान लीजिए जो कि बहुत गहरा नहीं है, 5 फीट 7 फीट 6 फीट बस इतना गहरा है, उसे वर्षा जल से पुनर्भरण हेतु प्रबंध करना पड़ेगा। और फिर वहाँ से जो पानी धीरे धीरे ज़मीन से होते हुए नीचे जाता है भूगर्भ जल तक, वो अपने आप बढ़ता रहेगा। अब कुछ अन्य उपाय भी हैं, आवश्यक कदम भी हैं जो हमें उठा सकते हैं। जो ट्यूबवेल हैं उनको हमें कृत्रिम तरीके से उनका पुनर्भरण करना पड़ेगा। फिर जल का पुनः उपयोग करिए। कोई एक बार जल उपयोग हो गया तो उससे फिर आप देखिए कि दोबारा उसी जल का उपयोग किया जा सकता है। तो एक ही जल का एक से अधिक बार उपयोग अगर किया जा सकता है, वाटर रीयूज़ किया जा सकता है, तो हमें नए जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी कार्य के लिए जहाँ पर हम उसी जल को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा वनीकरण, वही बात है, घूम फिर के पेड़ लगाइए, आप तैयार करिए। तो जंगलों का कटना हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो वनीकरण को हम एफॉरेस्टेशन बोल देंगे। 1 से 2 हेक्टेयर के देशी प्रजातियों के छोटे छोटे जंगल बनाइए। जैसे बगीचा होता था, अब तो बगीचे भी कटने लग गए, चाहे आम के हों या किसी के भी हों, तो बगीचे फिर से बनाने की आवश्यकता है हमें। और सभी तरह के अतिक्रमणों को हटाकर झीलों के बीच अंतर संपर्क पुनः स्थापित करना होगा, ताकि किसी एक जगह पे बारिश का पानी जब बढ़ जाए, या फिर मान लीजिए कि बाढ़ की भी समस्या क्यों ना हो, वहाँ पे भी पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो तालाब है, जो झील है, वो उस ज़्यादा पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लें, एब्जॉर्व कर लें। तो ये वही सॉल्यूशंस हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पढ़ने पे आपके दिमाग में एक उसकी ठीक तरीके से पैटर्न बन जाती है, जिसे आप परीक्षा में लिख सकते हैं या फिर इंटरव्यू में या कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमारा आज का संपादकीय विश्लेषण ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहले हफ्ते का जो जुलाई का करंट अफेयर्स की हमने शुरुआत की थी, तो अब नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन में हम सेकेंड वीक का भी देख लेंगे। ये अब करंट अफेयर वीकली और मंथली अपना चलता रहेगा। जो पुराने हैं हमें नवंबर से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर के अंतिम में हो रहा है यूपी पीसीएस का। तो नवंबर से अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और नवंबर के बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर में अपना आर है, तो उसके हिसाब से भी नवंबर तक का करंट अफेयर जो आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ेंगे वो आपके लिए मददगार हो गई। तो वो जो पिछले जितने टॉपिक्स हैं एक साथ उनका आपको वीडियो मिलेगा। जैसे मान लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक वीडियो में होगा, एक वीडियो में स्कीम्स वगैरह कवर हो जाएगा, एक वीडियोस में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। इस तरीके से सारा 7-8 टॉपिक जो भी हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे नवंबर से लेके जून तक का। और जुलाई से जो हमारा कवर चल रहा है इसको आप लोग रेगुलर फॉलो करिएगा। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, जब जुलाई से अक्टूबर का जो समय आएगा एग्ज़ाम के पास में, तो उसे भी हम लोग उसमें भी एक साथ देख लेंगे रिवीजन के तौर पे। तो यहाँ तक अपना सारा चीज़ कंप्लीट होता चलेगा। जनसत्ता संपादकीय आपके मेंस के लिए और कुछ कुछ चीज़ें इसमें प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट रहती हैं, ये भी अपना साथ साथ चलता रहेगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।